हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। अब ये चैप्टर क्योंकि 11th क्लास का चैप्टर है तो इसमें जोश और जुनून की कंबाइंड लाइव क्लास होती है बच्चों। हमारी 11th के सारे टॉपिक्स में जोश हमारे 11th क्लास के बच्चों का बैच 2024 नीट टारगेट कर रहे हैं। जुनून 12th और ड्रॉपर्स का 23 नीट को टारगेट कर रहे हैं। माई सेल्फ डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल, जो मुझे नहीं जानते हैं बच्चों, MBBS फ्रॉम SMS मेडिकल कॉलेज, MD फ्रॉम कोटा मेडिकल कॉलेज। अलॉन्ग विद बीइंग वर्किंग एज ए डॉक्टर, मैं पिछले 11 सालों से नीट एस्पिरेंट्स को बायोलॉजी भी पढ़ा रहा हूँ। तो एक प्रोफेशनली एक डॉक्टर भी हूँ और आउट ऑफ पैशन टीचिंग भी फॉलो कर रहा हूँ बच्चों। ड्रीम यही है, मोटिव यही है कि भाई हर वो बच्चा जो डॉक्टर बनना चाहता है उसका ड्रीम ईजिली पूरा हो जाए। एटलीस्ट बायोलॉजी में हम जितनी मदद कर सकते हैं हमारे चैनल के थ्रू, हमारी जो नीट बायोलॉजी लर्निंग ऐप है बच्चों, सोचिंग SOCHING, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, उसके थ्रू, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू हमारी लगातार यही कोशिश है बच्चों। ठीक है, तो आप भी यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये 3 काम कर लो। ऐप को डाउनलोड कर लो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लिंक के थ्रू टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में ब्लड वाला पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि हम 2 तरह के वास्कुलर सिस्टम पढ़ने वाले हैं बच्चों ह्यूमंस के अंदर, ब्लड वास्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। दोनों में 3-3 कंपोनेंट्स हमें पढ़ने हैं। ब्लड वास्कुलर सिस्टम पहले अभी हम देख रहे हैं डिटेल में, जो कि मेजर पार्ट है इस चैप्टर का, जिसमें 3 कंपोनेंट्स कौन-कौन से देखने हैं, ब्लड देखना है, हार्ट देखना है, ब्लड वेसल्स देखनी है। उनमें से ब्लड वाला कंपोनेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने ब्लड की कंप्लीट कंपोजिशन देखी, प्लाज्मा की कंपोजिशन, फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं, फिर ब्लड क्लॉटिंग की बात करी और फिर ब्लड ग्रुप्स की बात करी बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट कंपोनेंट स्टार्ट करेंगे बच्चों ब्लड वास्कुलर सिस्टम का, हार्ट के बारे में सारी चीजें जो हमें पढ़नी है, हार्ट का स्ट्रक्चर, कार्डियक साइकिल बच्चों, ECG, ब्लड प्रेशर, एवरीथिंग। और फिर बच्चों हम थर्ड कंपोनेंट ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम देखेंगे, दैट इज ब्लड वेसल्स। उसके बाद फिर लिम्फेटिक सिस्टम, पोर्टल सिस्टम, रेगुलेशन, डिसऑर्डर्स, ये सारी चीजें एक एक करके कवर करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे बच्चों। हार्ट की यदि हम बात करें बच्चों, तो ओरिजिन जो होता है कौन सी जर्म लेयर से होता है, मेसोडर्मली डिराइव्ड स्ट्रक्चर है बच्चों। मेसोडर्मल जर्म लेयर से ये अराइज होता है, ओरिजिनेट होता है बच्चों। लोकेशन की यदि बात करें बच्चों तो कहाँ प्रेजेंट है, देखो हमारा जो ट्रंक वाला पार्ट होता है, इसको हमारा जो डायफ्राम है बच्चों 2 कैविटीज में डिवाइड करता है। डायफ्राम के ऊपर वाला पार्ट थोरेसिक कैविटी, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी बात हुई थी, और डायफ्राम के नीचे वाला पार्ट एब्डोमिनल कैविटी, जिसमें हमारे सारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स प्रेजेंट है, लाइक लिवर है, स्प्लीन है, किडनीज है ना, ये सारी चीजें उसमें प्रेजेंट है बच्चों। अब डायफ्राम के ऊपर जो थोरेसिक कैविटी है उसमें ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम पढ़ चुके हैं बच्चों, हमारे 2 लंग्स प्रेजेंट है, एक राइट में एक लेफ्ट में, और उन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है बच्चों, दैट इज नोन एज मीडिया स्टाइनल स्पेस। क्या बोलते हैं उसको हम, मीडिया स्टाइनल स्पेस और मीडिया स्टाइनम। क्या बोलते हैं, मीडिया स्टाइनम। तो उस मीडिया स्टाइनम के अंदर ही क्या प्रेजेंट है बच्चों, उस मीडिया स्टाइनम के अंदर ही हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, द हार्ट इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में किसके बीच में, दोनों लंग्स के बीच में। और बच्चों हमारा जो हार्ट है, जैसे मैंने यहां पर ये बना रखा है, इसी तरह से स्लाइटली जो एपेक्स वाला पार्ट है बच्चों, ये जो नेरो पार्ट होता है, टेपरिंग एंड होता है हमारे हार्ट का नीचे वाला, ये लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, और जो ऊपर का बेस होता है बच्चों, ब्रॉड बेस, वो थोड़ा सा राइट की तरफ टिल्टेड होता है। तो ओवरऑल हम इन जनरल क्या बोलते हैं, हमारा हार्ट किधर की तरफ टिल्टेड, यदि आपसे पूछा जाए, लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है बच्चों। ये एनसीईआरटी की लाइन से। हार्ट है साइज ऑफ क्लेंच्ड फिस्ट, यदि हम साइज की बात करें तो यह माना जाता है कि हर इंसान की मुट्ठी का जो साइज होता है वो उसके हार्ट का साइज होता है। ऑलमोस्ट सबका बिल्ड अलग अलग होता है, तो हार्ट का साइज थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा बच्चों। एवरेज वेट की यदि हम बात करें तो ऑलमोस्ट 300 ग्राम है ना, 300 ग्राम का हमारा हार्ट होता है बच्चों। स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम, सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो बच्चों जिस तरह से हमने लंग्स में प्लूरल मेम्ब्रेन्स पढ़ी थी कि लंग्स को बाहर से अ पेयर ऑफ मेम्ब्रेन सराउंड करके रखती है, उसी तरह से बच्चों यहाँ पर भी हार्ट को प्रोटेक्टिव कवरिंग सराउंड करके रखती है। इनको कलेक्टिवली पेरिकार्डियम कहा जाता है। क्या बोला जाता है इनको बच्चों, पेरिकार्डियम। अब ये जो पेरिकार्डियम है बच्चों, ये कौन कौन सी लेयर्स से मिलाकर बनती है, तो बीच में बच्चों मैंने हार्ट बना रखा है ना, और इसके बाहर कुछ कवरिंग्स है, 3 कवरिंग्स आपको मिलेगी। सबसे बाहर ग्रीन कलर की है और उसके अंदर 2 ब्लैक कलर की कवरिंग्स है बच्चों, और जो 2 ब्लैक कलर की कवरिंग्स है उनके बीच में कैविटी है। जो अंदर वाली ब्लैक कलर की कवरिंग है वो हार्ट के आउटर सरफेस से अटैच्ड है। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे बाहर जो कवरिंग होती है बच्चों हमारे हार्ट के आसपास, दैट इज नोन एज फाइब्रस पेरिकार्डियम, क्योंकि ये फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई होती है। इसके जस्ट अंदर और इससे चिपकी हुई एक और लेयर होती है बच्चों, जिसको हम कहते हैं पराइटल लेयर, यानी कि आउटर लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। सीरस वो डिनोट्स सिक्रीशन,
ऐसी लेयर जो सिक्रीटरी इन फंक्शन होती है, फ्लूइड का सिक्रीशन करती है, उसको हम सीरस लेयर कहेंगे। क्योंकि पेरी मीन्स अराउंड, कार्डियक मीन्स हार्ट, ये लेयर्स हार्ट को सराउंड कर रही है, हार्ट के अराउंड प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज पेरिकार्डियल लेयर्स बच्चों। अब ये जो सीरस पेरिकार्डियम है इसमें भी दो लेयर्स है। जो अंदर वाली ब्लैक कलर की मैंने लेयर बना रखी है वो भी सीरस पेरिकार्डियम की लेयर है, लेकिन वो हार्ट के आउटर सरफेस से टाइटली अटैच्ड है बच्चों। तो जो इनर लेयर होती है उसको हम कहते हैं विसरल लेयर। विसरल का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन, और क्योंकि अंदर वाली लेयर हार्ट जो कि अपने आप में एक ऑर्गन है उससे चिपकी हुई है, इसीलिए उसको हमने विसरल लेयर बोला है। और आउटर के लिए हम यूजुअली पैराइटल वर्ड यूज करते हैं। तो सीरस पेरिकार्डियम की दो लेयर्स होती है, पैराइटल लेयर बाहर वाली जो फाइब्रस पेरिकार्डियम के जस्ट अंदर चिपकी हुई है, और विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम जो हार्ट का आउटर सरफेस से चिपकी हुई है बच्चों। और इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है ना, देयर इज अ स्पेस इन बिटवीन। ये जो पूरा स्पेस है बच्चों इन दोनों के बीच में, ये स्पेस यहाँ पर, ये पूरा स्पेस जो है इन दोनों के बीच में, दिस स्पेस इज नोन एज व्हाट, पेरिकार्डियल कैविटी। ये जो सीरस पेरिकार्डियम है इससे जो फ्लूइड निकलता है बच्चों, ये पेरिकार्डियल कैविटी को फिल करता है, दिस इज नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये फ्लूइड दो काम परफॉर्म करता है, कौन कौन से? लुब्रिकेशन का काम करेगा, किसके बीच में बच्चों? हमारा हार्ट लगातार पंप कर रहा है, बीट कर रहा है बच्चों, है ना। तो जब बीट करता है तो ये जो सीरस पेरिकार्डियम की विसरल लेयर है और जो बाहर वाली पैराइटल लेयर है, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आती है, और कांटेक्ट में आएगी तो इनके बीच में फ्रिक्शन भी होगा, और फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो डैमेज भी हो जाएगी, यदि ड्राई सरफेस होगा तो। लेकिन यदि वेट सरफेस होगा, मॉइस्चराइज्ड सरफेस होगा, तो वहाँ पर वो मॉइस्चर जो है वो लुब्रिकेंट का काम करेगा, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करेगा, डैमेज को कम कर देगा बच्चों। तो एक काम क्या कर रहा है पेरिकार्डियल फ्लूइड? लुब्रिकेंट का काम कर रहा है। और दूसरा काम क्या कर रहा है बच्चों? शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा है। शॉक एब्जॉर्बर, भाई हार्ट हमारा अपना आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल ऑर्गन है। अब मान लो बाहर से यदि कोई डैमेज, कोई फोर्स, कोई प्रेशर अप्लाई होता है, कोई ब्लंट फोर्स, मान लो सीने पे किसी ने जोर से मुक्का मारा, उसका इंपैक्ट अंदर हार्ट तक भी जाएगा, लेकिन कम जाएगा। क्यों? क्योंकि हार्ट के अराउंड अराउंड फ्लूइड की एक लेयर है बच्चों, इन द फॉर्म ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड। वो उस ट्रॉमा के, उस शॉक के इंपैक्ट को एब्जर्ब कर लेगी, उसके पूरे इंपैक्ट को हमारे हार्ट तक नहीं पहुंचने देगी बच्चों, है ना। तो ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये दो काम कर रहा है, लुब्रिकेंट का काम भी कर रहा है और शॉक एब्जॉर्बर का काम भी कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो जो बेसिक पॉइंट्स हैं हार्ट के बारे में, कहाँ प्रेजेंट होता है, कितना वजन होता है, क्या साइज होती है बच्चों, और उसके आसपास जो सराउंडिंग पेरिकार्डियम होती है उसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब आगे बात करेंगे वॉल ऑफ हार्ट, है ना। अभी तो हमने हार्ट के बाहर क्या है वो देखा है बच्चों, अब हार्ट की खुद की जो वॉल है उसमें भी 3 लेयर्स है बच्चों, है ना। तो हार्ट की वॉल 3 लेयर्स की बनी हुई होती है, और अंदर फिर चैम्बर्स होते हैं, हार्ट में होलो चैम्बर्स आर देयर। अभी हम वॉल ऑफ हार्ट की बात कर रहे हैं। 3 लेयर्स बाहर से अंदर की तरफ यदि हम बात करें तो सबसे बाहर होती है बच्चों एपिकार्डियम, उसके अंदर होती है मायोकार्डियम, और सबसे अंदर एंडोकार्डियम, है ना। कार्डियक वर्ड रेफर्स टू हार्ट, ये सबको पता है। मायो वर्ड रेफर्स टू मसल, एंडो वर्ड रेफर्स टू इनसाइड, एपी रेफर्स यूजुअली टू आउटसाइड। तो एपिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर हो जाएगी हमारे हार्ट की वॉल की, है ना, कंफ्यूज मत होना। पेरिकार्डियल कवरिंग्स हार्ट के बाहर है। अब हम हार्ट की खुद की वॉल की बात कर रहे हैं बच्चों, है ना, जो हार्ट के चेंबर्स को सराउंड करके रखती है। उनमें सबसे बाहर एपिकार्डियल लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर है। एक्चुअली दिस इज नथिंग बट जो हमने अभी विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम पढ़ी थी ना, यहाँ पर देखो, ये एक्चुअली क्या, आउटर सरफेस ऑफ हार्ट से तो चिपकी हुई है, हार्ट की वॉल से चिपकी हुई है, और एक्चुअली यही विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम क्या बनाती है बच्चों, हार्ट के आउटर मोस्ट लेयर यानी कि एपिकार्डियम। और ये जो विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, इनफैक्ट सीरस पेरिकार्डियम जो है ये किसकी बनी होती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स की बनी हुई होती है बच्चों। तो वॉल ऑफ हार्ट में सबसे बाहर की लेयर की यदि हम बात करें दैट इज एपिकार्डियम, आउटर मोस्ट लेयर किसकी बनी होती है बच्चों? सिंगल लेयर ऑफ स्क्वेमस और फ्लैट सेल्स दैट इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। फिर उसके अंदर बच्चों हार्ट की वॉल में जो सबसे मोटी लेयर होती है, इनफैक्ट जो हार्ट की वॉल की थिकनेस होती है, मोटाई होती है, वो इसी लेयर की वजह से होती है, उसको हम कहते हैं मायोकार्डियम। मायो वर्ड रेफर्स टू मसल, मायोकार्डियम रेफर्स टू हार्ट मसल्स बच्चों। तो ये जो मिडिल लेयर ऑफ हार्ट वॉल होती है किसकी बनी हुई है? दिस इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। किसकी बनी हुई है? कार्डियक मसल्स की बनी हुई है बच्चों। एंड दिस इज द थिकेस्ट लेयर, सबसे मोटी लेयर होती है हार्ट वॉल की। ठीक है, यही कार्डियक मसल्स एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी, जिनकी मदद से हमारा हार्ट पंपिंग एक्शन को परफॉर्म करता है, हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है बच्चों। हार्ट वॉल की जो सबसे अंदर वाली लेयर है, जो एक्चुअली चेंबर्स को सराउंड कर रही है, चेंबर्स में ब्लड के कॉन्टेक्ट में होती है बच्चों, दैट इज एंडोकार्डियम, इनर मोस्ट लेयर। एंड अगेन दिस इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम।
है ना। तो ये 3 लेयर्स होती है इन द वॉल ऑफ हार्ट। आउटर मोस्ट एपिकार्डियम, जो एक्चुअली विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम है, मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। उसके अंदर बच्चों फिर मसल लेयर, मायोकार्डियम, द थिकेस्ट लेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, and the innermost endocardium, again made up of simple squamous epithelium which is in contact with the blood filled in the heart chambers of the cardiac chambers बच्चों, है ना। हार्ट के बाहर पेरिकार्डियम होती है जिसमें अगेन आउटरमोस्ट फाइब्रस पेरिकार्डियम, उसके अंदर सीरस पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स, पैराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम फाइब्रस पेरिकार्डियम से चिपकी हुई होती है और विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम हार्ट के आउटर सरफेस से चिपकी होती है। इन दोनों के बीच में पैराइटल एंड विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम के बीच में कैविटी होती है बच्चों, व्हिच इज नोन एज पेरिकार्डियल कैविटी, व्हिच इज फिल्ड विद पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड 2 काम करता है, मेनली लुब्रिकेशन का काम करता है और दूसरा शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। हार्ट एक मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है बच्चों, मीडियास्टाइनम में प्रेजेंट है इन बिटवीन द टू लंग्स इन द थोरेसिक कैविटी। साइज की यदि हम बात करें क्लेंच्ड फिस्ट के बराबर की साइज होती है। वजन की हम बात करें तो करीब 300 ग्राम इसका वजन होता है बच्चों। ठीक, यहां तक सारी चीजें याद होगी, समझ भी ली। अब बच्चों हम डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात करते हैं, है ना। आउटर सरफेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि आउटर सरफेस पे क्या लैंडमार्क्स होते हैं बच्चों। हम पहले इनर स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो यदि मैं हार्ट को ऐसे काट दूं, है ना, फ्रंट से ऐसे काट के अंदर का व्यू दिखा रहा हूं आपको, तो आपको इस तरह का व्यू दिखेगा बच्चों। ठीक है, अब बच्चों यहां पर एक एक करके हम बात करेंगे। पहले 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, 2 एट्रिया, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और 2 वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। कई किताबें एट्रिया वर्ड के लिए ऑरिकल्स वर्ड यूज करती है बच्चों, जो वास्तव में देखा जाए तो कंसेप्चुअली सही नहीं है। कारण बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, आपको ढूंढ कर आना है ना। मैंने ये तो बता दिया है कि भाई वो सही नहीं है, यदि हम एट्रियम और ऑरिकल को इंटरचेंजेबली यूज नहीं करना चाहिए कायदे से। क्यों, वो आपको बताना है, आप नहीं बता पाओगे तो मैं तो बताऊंगा इसी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो देयर आर 4 चेंबर्स इन हार्ट बच्चों, 2 एट्रिया है, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, एंड 2 वेंट्रिकल्स है, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। ये जो मैंने बाहर बना रखा बच्चों, दिस इज, ये जो थिकनेस है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग वॉल ऑफ हार्ट। सबसे बाहर की लेयर इसमें एपिकार्डियम होगी, फिर उसके बीच में मायोकार्डियम होगी, सबसे अंदर वाली एंडोकार्डियम होगी बच्चों। ठीक, दोनों जो एट्रिया होते हैं इनके बीच में भी एक पार्टीशन, एक वॉल होता है जिसको हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या बोलते हैं उसको, मैंने डायग्राम में लेबल नहीं कर रखा है क्योंकि बहुत ज्यादा मेसी डायग्राम हो जाएगा, फिर उसको हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। चाहो तो अब अपन यहाँ पर अलग से लेबल कर लेते हैं उसको। मेरा ब्लेजर टच हो रहा है, इंटर एट्रियल सेप्टम, है ना। और ये जो सेप्टम होता है बच्चों, ये मस्क्यूलर होता है। एनसीईआरटी बोलती थिन मस्क्यूलर पार्टीशन और वॉल और सेप्टम इज प्रेजेंट इन बिटवीन द 2 एट्रिया, दैट इज नोन एज इंटर एट्रियल सेप्टम। अब मस्कुलर वर्ड आ रहा है बच्चों यहाँ पर, इसका मतलब ये जो सेप्टम है ये भी कार्डियक मसल्स का बना हुआ है। अब इस चीज को नोट करके रखना, दिमाग में छाप कर रखना, क्योंकि आगे काम आएगा ये पॉइंट जो मैंने अभी आपको बोला है। फिर बच्चों दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में भी एक पार्टीशन है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अगेन ये भी मस्कुलर है, ये भी कार्डियक मसल्स का बना हुआ होता है। ठीक है, तो दोनों एट्रिया, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया एक वॉल से डिवाइडेड है बच्चों, जिसको हम इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं, मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। दोनों वेंट्रिकल्स, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल भी एक सेप्टम से डिवाइडेड है, व्हिच इज नोन एज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, अगेन मस्कुलर होता है बच्चों। लेकिन जो दोनों एट्रिया हैं ये दोनों वेंट्रिकल से भी डिवाइडेड है, मतलब दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में भी एक वॉल यानी कि एक पार्टीशन यानी कि एक सेप्टम प्रेजेंट होता है बच्चों। तो दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम है वो क्या कहलाता है बच्चों, वो कहलाता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। उसको हम क्या कहते हैं, अलग से लिख रहा हूं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर सॉरी गलत, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियो किसके बीच में बच्चों, एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर
सेप्टम। अब यहां पर डिफरेंस याद रखना है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो इंटर एट्रियल और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो तो मस्कुलर सेप्टा है, मसल्स, कार्डिक मसल्स के बने हुए हैं बच्चों। लेकिन जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है, यानी कि दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल्स के बीच का जो पार्टीशन है, जो एट्रिया को वेंट्रिकल्स से सेपरेट कर रहा है, वो एक फाइब्रस सेप्टा है। इट इज फाइब्रस इन स्ट्रक्चर। फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ है, मसल टिश्यू का नहीं बना हुआ है। ये पॉइंट आगे काम में आएगा, याद रखना। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बच्चों 3 सेप्टा की। फीटल लाइफ में ये जो अभी अपन इंटरएट्रियल सेप्टम पढ़ा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पढ़ा, इनमें कुछ होल्स होते हैं, छेद होते हैं। उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है, वो कब बंद होते हैं, कैसे बंद होते हैं, आगे अभी स्ट्रक्चर में आ जाएगा। पेशेंस रखो। उनके बारे में एनसीईआरटी ढंग से बात नहीं करती है, लेकिन क्वेश्चन आए हुए हैं तो पढ़ना जरूरी है बच्चों। ठीक है, अब एक एक करके हम चेंबर्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों राइट एट्रियम की। ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये मैंने आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी समझा दिया है, और इसी चैप्टर की शुरुआत में डबल सर्किट सर्कुलेशन में भी समझा दिया था बच्चों। कैसे आता है? राइट एट्रियम में हमारी बॉडी की जितने भी टिश्यूज हैं बच्चों, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 2 मेजर वेन्स लेकर आती है। ठीक है, हम कह सकते हैं डायफ्राम के ऊपर के जितने पार्ट्स हैं बच्चों, वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो कौन सी मेजर वेन के थ्रू आता है? सुपीरियर वेना केवा, जिसको हम प्री केवा भी कहते हैं। प्री केवा क्यों कहते हैं? केवा वर्ड रेफर्स टू डायफ्राम, क्योंकि डायफ्राम के पहले ऊपर प्रेजेंट है, प्री केवा भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, और ये सुपीरियर वेना केवा जो है, ये राइट एट्रियम के पीछे से होती हुई राइट एट्रियम की पोस्टीरियर वॉल, पीछे वाली वॉल में ओपन हो जाती है। दिस इज द ओपनिंग ऑफ व्हाट? सुपीरियर वेना केवा, है ना, ये ओपनिंग है सुपीरियर वेना केवा की। और इस ओपनिंग पर यदि आपसे पूछा जाए कि भाई कौन सा वॉल्व होता है, तो आप क्या बोलोगे? हेवर्जियन वॉल्व होता है। लेकिन एक्चुअली ये जो हेवर्जियन वॉल्व है, ये रूडिमेंट्री वॉल्व है, बहुत ही इल डेवलप्ड, लेस डेवलप्ड, प्रॉपर्ली डेवलप्ड नहीं है, फंक्शनल नहीं है। कारण, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली हमें वॉल्व की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर ऊपर से क्योंकि ब्लड आता है, तो जब हार्ट पंप भी करता है तो उसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, वो इजीली जाता नहीं है, वो नीचे की तरफ ही जाएगा, उसकी टेंडेंसी नीचे जाने की होती है ना। तो इस कारण से एज सच यहाँ पर फंक्शनल वॉल्व की जरूरत होती नहीं है। तो यदि ऑप्शन में आपको हेवर्जियन वॉल्व मिल जाता है कि भी ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा पे कौन सा वॉल्व होता है, तो डेफिनेटली हमें हेवर्जियन वॉल्व ही करना है। लेकिन मान लो ऑप्शन में हेवर्जियन वॉल्व है ही नहीं, तो फिर डेफिनेटली वहां पर दूसरा ऑप्शन क्या होगा? वॉल्व इज एब्सेंट। फिर उस केस में हमें वॉल्व इज एब्सेंट ऑप्ट करना होगा बच्चों। ठीक है, डायफ्राम के नीचे के जितने भी पार्ट्स हैं बच्चों, वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में आता है, राइट एट्रियम में आता है, वो आता है एक मेजर वेन के थ्रू, दैट इज इंफीरियर वेना केवा और पोस्ट केवा। क्योंकि ये डायफ्राम के बाद में प्रेजेंट है तो पोस्ट केवा कहते हैं। ये भी अगेन राइट वेंट्रिकल के पीछे से जाती हुई राइट एट्रियम की पीछे वाली वॉल में ओपन हो जाएगी। दिस इज द ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा। और इसकी ओपनिंग पे भी एक वॉल्व होता है बच्चों, जिसको हम कहते हैं यूस्टेशियन वॉल्व। वॉल्व में, है ना, और यदि हम बात करें बच्चों की, बात करी थी हमने कि भाई वॉल्व के अंदर और इंस्फिंक्टर के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो ये ऑलरेडी मैं आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में बहुत क्लियरली और बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ। अब डाउट नहीं होना चाहिए। तो जिसको नहीं पता वो डाइजेशन के लेक्चर्स को एक बार खोल कर देख लेगा, चैनल पे सब अवेलेबल है, ऐप पर भी सब अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वॉल्व्स की बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो इंफीरियर वेना केवा यानी कि पोस्ट केवा की ओपनिंग पे स्टेशन वॉल्व होता है। जितने भी वॉल्व्स हैं यूनिडायरेक्शनल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो होने देंगे, दूसरी डायरेक्शन में नहीं। तो इंफीरियर वेना केवा में बॉडी के लोअर पार्ट से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे ऊपर की तरफ आएगा इनटू द राइट एट्रियम। अब हम नहीं चाहेंगे कि वो वापस इंफीरियर वेना केवा में जाए, तो इसकी ओपनिंग पे जो यूस्टेशियन वॉल्व होता है, वो ब्लड की एंट्री को इधर से इधर तो अलाउ करता है, लेकिन वापस से रीफ्लो को बैक इनटू द इंफीरियर वेना केवा अलाउ नहीं करता। यूनिडायरेक्शनल वॉल्व है बच्चों। फिर एक और ओपनिंग मैंने राइट एट्रियम में बना रखी, जिसको हम कहते हैं ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। ठीक है, अब ये कोरोनरी साइनस क्या वाला है भाई? जनरली इसके बारे में बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। तो कोरोनरी साइनस एक्चुअली है क्या? देखो, हमारे हार्ट को भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। इसकी वॉल में भी सेल्स है, इसकी वॉल में भी मसल्स है बच्चों, उनको भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, जिसके लिए ऑक्सीजन सप्लाई जरूरी है, जो ब्लड के थ्रू होगी। यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो चाहिए हमारे हार्ट की वॉल की मसल्स को भी। अब ये जो हार्ट की वॉल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है, ये कौन सी आर्टरी के थ्रू पहुंचता है बच्चों? इट रीचेस विद द हेल्प ऑफ कोरोनरी आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस। ठीक, पहुंच गया। मसल्स जो है, हार्ट मसल्स, वो ऑक्सीजन को यूज कर लेगी इस ब्लड में से, रेस्पिरेशन भी होगा मसल्स के अंदर, CO2 का प्रोडक्शन भी होगा, और उस CO2 को इस ब्लड के अंदर दे देगी। दे दिया। अब ये ब्लड कैसा हो गया? डिऑक्सीजनेटेड। और जितना भी डिऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारी बॉडी का, वो कहां पहुंचना जरूरी है? राइट एट्रियम, क्योंकि वहां से फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू होता हुआ, ये जो पल्मोनरी आर्टरी बच्चों, इसकी दो ब्रांचेस है, राइट और लेफ्ट, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू और उसकी दो ब्रांचेस के थ्रू होता हुआ कहां पहुंचेगा? लंग्स, जहां उसका ऑक्सीजनेशन होता है। ठीक है, तो
जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी से राइट एट्रियम में आता है उसमें से मेजर पार्ट तो किसके थ्रू आता है, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा डायफ्राम के ऊपर के पार्ट से लेकर आती है, इंफीरियर वेना केवा डायफ्राम के नीचे के पार्ट से लेकर आती है। नीचे की जितनी भी वेन्स है वो सब मिलकर इंफीरियर वेना केवा में ओपन हो जाती है, और ऊपर के पार्ट्स की जितनी भी वेन्स है वो सब अल्टीमेटली सुपीरियर वेना केवा में आकर मिल जाती है। लेकिन हार्ट की वॉल का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बच्चों, वो राइट एट्रियम में कैसे पहुंचता है? मैंने क्या बोला, कोरोनरी आर्टरी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी हार्ट की वॉल की सेल्स के पास, और वहां से उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस राइट एट्रियम तक लाने का कौन काम करता है बच्चों? कोरोनरी वेन्स। कोरोनरी वेन्स, ठीक है। अब वो कोरोनरी वेन्स मल्टीपल होती है। एक ऑप्शन तो क्या था कि वो सारी कोरोनरी वेन्स इंडिविजुअली आकर राइट एट्रियम की वॉल में ओपन हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सारी कोरोनरी वेन्स क्या करती है, आकर पहले राइट एट्रियम की जो वॉल है बच्चों, है ना, ये जो वॉल है, ये जो थिकनेस मैंने यहां पर बनाई, जो वॉल वाला पार्ट है, इसके अंदर आकर एक कॉमन चेंबर में, एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो जाती है। और ये जो एक कॉमन चेंबर या एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, एक स्पेस प्रेजेंट है इन दी वॉल ऑफ द राइट एट्रियम, जिसमें कोरोनरी वेन्स जो कि हार्ट की वॉल की सेल्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है वो ओपन हो रही है। दिस स्पेस इन द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज कोरोनरी साइनस। साइनस मींस स्पेस, ऐसा स्पेस जिसमें कोरोनरी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है। तो पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हार्ट की वॉल से आने वाला, वो राइट एट्रियम की वॉल के अंदर प्रेजेंट एक स्पेस में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, जिसमें सारी कोरोनरी वेन्स ओपन हो रही है, और फिर वो कोरोनरी साइनस अल्टीमेटली ओपन होता है किसके अंदर? राइट एट्रियम के अंदर, थ्रू एन ओपनिंग। जो ओपनिंग मैंने यहां पर बनाई है नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा बच्चों, है ना। तो यहां पर ये मैंने ओपनिंग क्या लेवल कर रखी है? ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। और यहां पर भी वॉल होता है थिबेशियन वॉल, जो इस कोरोनरी साइनस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में तो आने देगा, लेकिन वापस से राइट एट्रियम से इस कोरोनरी साइनस के अंदर नहीं जाने देगा। आई थिंक यहां तक सारी चीजें अब क्लियर हो गई। कोई भी डाउट हो बता सकते हो बच्चों। तो राइट एट्रियम में तीन ओपनिंग्स हमें पढ़नी थी, तीनों ओपनिंग्स अपन ने देख ली है। ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा, हेवर्जिन वॉल्व या वॉल्व एब्सेंट, इंफीरियर वेना केवा, पोस्ट केवा, स्टेशन वॉल्व, एंड ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस दैट इज थिबेशियन वॉल्व वहां पर प्रेजेंट होता है बच्चों, ठीक है। राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाता है बच्चों? राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। कैसे जाता है? यहां पर अगेन जो ब्लड का फ्लो है उसको वॉल्व्स कंट्रोल करते हैं, और राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं बच्चों ट्राइकस्पिड वॉल्व। इन वॉल्व्स को हम ट्राइकस्पिड क्यों कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं बच्चों। तो एक्चुअली यहां तो अपन ऐसे फ्रंट से काट रहे हैं। अब यूं मान लो कि ऊपर राइट एट्रियल चेंबर है, नीचे राइट वेंट्रिकल चेंबर है, और दोनों के बीच में एक ओपनिंग है जिसमें से ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और इस ओपनिंग को कंट्रोल कर रहे हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब ये ओपनिंग मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूं बच्चों, है ना। जब ऐसे करके दिखाऊंगा ये ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, तो ये ओपनिंग हमें ऐसे दिख रही है बच्चों। और इस ओपनिंग को क्या कंट्रोल कर रहे हैं? तीन वॉल्व्स कंट्रोल कर रहे हैं। ये तीन वॉल्व्स कैसे प्रेजेंट होते हैं बच्चों? इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, वॉल्व तो एक्चुअली एक ही है, इसमें तीन फ्लैप्स होते हैं बच्चों, जिनको हम कस्प्स भी बोल सकते हैं, CUSPS, कस्प और फ्लैप्स, ढक्कन, है ना। तो इस ओपनिंग पे तीन ढक्कन लगे हुए हैं, देख रहे हो यहां पर ऐसे, है ना, तीन ढक्कन है बच्चों, ठीक। अब ऊपर राइट एट्रियम में, नीचे राइट वेंट्रिकल है। जब राइट एट्रियम में ब्लड ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये ढक्कन ऐसे खुल जाएंगे, तीनों फ्लैप्स ऐसे खुल जाएंगे, और ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, और फिर ये बंद हो जाएंगे। ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में नहीं खुलेंगे। ऊपर क्यों नहीं खुलेंगे उसका कारण अभी आपको आगे बताऊंगा, सब आ जाएगा, ठीक है। अभी तक यहां तक समझ लो जितना मैंने आपको बताया है। तो क्योंकि ओपनिंग जो है बच्चों बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल दैट इज गार्डेड बाय अ वॉल्व विच कंटेन्स थ्री फ्लैप्स, ऐसे वॉल्व से गार्डेड होती है, कंट्रोल होती है, जिसमें तीन फ्लैप हैं, यानी कि तीन कस्प हैं बच्चों। दैट इज वाई दिस वॉल्व इज नोन एज व्हाट? दिस वॉल्व इज नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल्व। तीन कस्प वाला वॉल्व कहलाता है बच्चों। ब्लड फिर राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड किस में जाएगा बच्चों? ये ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल से अराइज होती है पल्मोनरी आर्टरी। क्या अराइज होती है बच्चों? पल्मोनरी आर्टरी अराइज होती है ना, पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है, राइट एंड लेफ्ट। राइट वाली राइट लंग के पास इस ब्लड को लेकर जाएगी फॉर ऑक्सीजनेशन, लेफ्ट वाली लेफ्ट लंग के पास लेकर जाएगी फॉर ऑक्सीजनेशन। वहां पर ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा, ठीक है। वहां पर ये जाकर कैपिलरीज में डिवाइड होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है पल्मोनरी कैपिलरीज के थ्रू एंड बिटवीन दी लंग्स। और फिर बच्चों जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में आएगा? लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा। कैसे आएगा? विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स, है ना। तो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर गई किसके पास? लंग्स के पास, ऑक्सीजनेशन हुआ।
वहां पर पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड हो जाती है पल्मोनरी कैपिलरीज में। आफ्टर ऑक्सीजनेशन पल्मोनरी कैपिलरीज रिकंबाइन होकर वेन्स बनाएगी, जिनको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, लेफ्ट लंग में भी 2 पल्मोनरी वेन्स बनेगी, राइट लंग में भी 2 पल्मोनरी वेन्स बनेगी बच्चों, और ये दो पल्मोनरी वेन्स अल्टीमेटली लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी। तो टोटल मिलाकर कितनी पल्मोनरी वेन्स होती है बच्चों? 4 पल्मोनरी वेन्स होती है। पल्मोनरी आर्टरी एक ही होती है जो 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है, राइट एंड लेफ्ट, जो लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। अब ये जो 4 पल्मोनरी वेन्स है, इनमें से 2 राइट लंग से आ रही है, 2 लेफ्ट लंग से आ रही है। अल्टीमेटली चारों पल्मोनरी वेन्स किसमें ओपन होगी बच्चों? इनटू द लेफ्ट एट्रियम। तो यहाँ पर मैंने 4 ओपनिंग्स बना रखी है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। दीज आर दी ओपनिंग्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स। लेफ्ट एट्रियम में क्या आ जाएगा बच्चों? अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अगेन इन दोनों की ओपनिंग के बीच में वॉल्व होते हैं, लेकिन अब इन वॉल्व्स के अंदर 2 ही कस्प होते हैं। जैसे ट्राइकस्पिड में 3 कस्प थे, तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच की ओपनिंग में सिर्फ 2 ही कस्प वाला वॉल्व होता है, इसीलिए उसको बाइकस्पिड कहते हैं, और उसको एक और नाम देते हैं बच्चों हम, मिट्रल वॉल्व। ठीक है, अगेन यूनिडायरेक्शनल है, इधर तो ब्लड को आने देगा, अपोजिट डायरेक्शन नहीं जाने देगा। क्यों नहीं जाने देता आगे देखेंगे। आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है बच्चों, तो इससे ब्लड किस में जाता है? इनटू दी एओर्टा, एक मेजर आर्टरी। ठीक है, ये एओर्टा एक सेमी सर्कल बनाता है ऊपर इस तरीके से, दैट इज नोन एज आर्च ऑफ एओर्टा, और फिर नीचे की तरफ जाता है, और उससे डिफरेंट आर्टरीज हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाती है। कोरोनरी आर्टरी भी इसी एओर्टा से निकलती है, जो हार्ट की वॉल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है बच्चों। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है बच्चों, ये रिलेटिवली मोटी होती है इन कंपैरिजन टू द वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल। और मैंने यहां पर ऐसा बना भी रखा है, देखो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल चौड़ी है, मोटी है, राइट वेंट्रिकल की थोड़ी सकड़ी है। कारण देखो, वॉल की थिकनेस किस पे डिपेंड कर रही है? मायोकार्डियम पे, हार्ट मसल्स पे भी हमने बात करी थी, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ वॉल ऑफ हार्ट में। अब क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप हो रहा है वो एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी की सेल्स में पहुंचना जरूरी है, दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। और पूरी बॉडी की सेल्स तक पहुंचने के बाद फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा उसका राइट एट्रियम तक भी पहुंचना जरूरी है। इसके बीच में कहीं कोई पंपिंग मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल को एटलीस्ट इतनी फोर्स, इतना प्रेशर तो जनरेट करना ही पड़ेगा कि ब्लड पूरी बॉडी की सेल्स से होता हुआ राइट एट्रियम तक पहुंच जाए, और उसके लिए फोर्स ज्यादा जनरेट करनी पड़ेगी, प्रेशर ज्यादा जनरेट करना पड़ेगा। और यहां पर जो फोर्स ऑफ पंपिंग जनरेट हो रही है किसकी मदद से हो रही है? हार्ट मसल्स, जो कार्डियक मसल्स है वॉल ऑफ हार्ट में। ठीक है, और जितनी ज्यादा अमाउंट में यहां पर मसल्स होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा, उतनी ही फोर्स ऑफ प्रेशर जनरेट होगा। तो क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा दूरी तक ब्लड पहुंचाना है तो ज्यादा फोर्स भी जनरेट करनी है, इसीलिए इसकी वॉल में ज्यादा मसल्स दिए ऊपर वाले ने। राइट वेंट्रिकल को तो सिर्फ लंग्स से लेफ्ट एट्रियम तक पहुंचाना है, कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है यहाँ पर ब्लड को, तो इतनी ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं होती। तो राइट वेंट्रिकल की वॉल में कम मसल मास होता है इन कंपैरिजन टू लेफ्ट वेंट्रिकल, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल थिकर होती है। ये आपको याद रखना, पूछा जाता है, बोर्ड्स में भी पूछा जाता है, नीट में भी पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, 11th में तो सच खैर मतलब बोर्ड्स नहीं होते, स्कूल एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, और नीट के अंदर भी पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, आगे बात यहां तक समझ में क्लियर है सारे पॉइंट्स? तो चारों चेंबर्स की हमने बात कर ली, चेंबर्स में जो ओपनिंग्स है हमने बात कर ली बच्चों। राइट एट्रियम में 3 ओपनिंग्स, उनके वॉल की बात कर ली। लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन्स, उनकी बात कर ली, 4 ओपनिंग्स होती है। राइट वेंट्रिकल में ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी होती है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपनिंग ऑफ एओर्टा होती है। बच्चों जो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग्स होती है इन दी वेंट्रिकल्स, वहां पर भी वॉल्व होते हैं, और एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग पे जो वॉल्व्स होते हैं बच्चों, उनको हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। क्या कहते हैं? सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। ठीक है, कारण हाफ मून शेप के होते हैं, सेमी मींस हाफ, ल्यूनर रेफर्स टू मून, तो हाफ मून शेप के वॉल्व्स होते हैं एट द ओपनिंग्स ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा व्हिच आर नोन एज सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी इस डायग्राम के अंदर जितने स्ट्रक्चर्स मैंने लेबल कर रखे थे वो मैंने सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। हार्ट का स्ट्रक्चर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बहुत सारी चीजें पढ़नी है ना। अभी हमें कॉर्डेट टेंडिने पढ़ने हैं, हमें पेपिलरी मसल्स पढ़नी है, फिर हमें फोरामेन ओवेलिस की बात करनी है, इंटरएट्रियल सेप्टम के अंदर जो डिफेक्ट होता है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में डिफेक्ट्स होते हैं। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस क्या होता है बच्चों? ठीक है, ये सारी चीजें अभी आने वाली है। एक्सटर्नल सरफेस पे जो लैंडमार्क्स होते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जो होता है बच्चों, कोरोनरी साइनस के बारे में तुमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें तो अभी फिर भी बाकी है। कोरोनरी सल्कस के बारे में भी हम देखेंगे। तो ये जो रिमेनिंग चीजें हैं, मेरी आदत है, मैं हमेशा से कहता हूँ कि किसी भी टॉपिक में हमें भागना नहीं है, चीज़ों को धीरे धीरे समझते हुए चलना है।
टाइम भी बचाना है, इफेक्टिव स्टडी होनी चाहिए। तो टाइम बचाने का पैटर्न जो है, एक पैटर्न वो तो हम फॉलो कर ही रहे हैं, एक सिस्टम कि मैं आपके लिए मेहनत करके खुद नोट्स बनाकर ले आता हूँ। जितने भी बच्चे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में हैं जोश और जुनून बेच के, जो कि आप सोचिंग ऐप से एनरोल कर सकते हैं अपने आप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, उन सबको ये नोट्स डाउनलोडेबल फॉर्म में अवेलेबल हो जाते हैं ऐप पे। लेक्चर के दौरान भी क्योंकि कम लिखना पड़ता है तो समझाने का अपने पास समय ज़्यादा होता है, और उसके बावजूद भी जो आपके ऑफलाइन क्लास में या जो दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जहाँ पर लिख कर पढ़ाया जाता है, उनके कंपैरिजन में जितनी पढ़ाई वहाँ पर 1.5 से 2 घंटे में होती है, हम मुश्किल से 30 से 45 मिनट में कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी समझने का टाइम बहुत ज़्यादा होता है हमारे पास। तो इफेक्टिव स्टडी हो रही है, क्लास में हम आधे टाइम में चीज़ें कर रहे हैं, और घर पे भी आपको कम समय लगता है क्योंकि आपको नोट्स वापस से नहीं बनाने पड़ते। आप सिर्फ लेक्चर देख के इनका प्रिंट आउट निकाल लो नोट्स का और रिवीजन कर लो। तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान करता जा रहा हूँ बच्चों, आगे भी इसी तरह से आपको चीज़ें कवर कराता रहूँगा। एक स्मार्ट स्टडी करेंगे क्योंकि स्मार्ट स्टडी से ही बच्चों एक बार में सिलेक्शन होता है। मेरा भी एक बार में हुआ था विद ऑल इंडिया रैंक 196, है ना? और वो भी तब हुआ था जब इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो अब आपको तो सारी चीज़ें हम पक्की-पक्काई दे रहे हैं, तो फिर तो हो ही जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है, मतलब पिछले 11 साल का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है बच्चों, जो मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया उसमें एक बार में सेलेक्ट होने वाले बच्चों का रेशियो बहुत ज़्यादा है। मैंने बीच में भी कई बार लेक्चर्स में उन बच्चों के नाम बताए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा में बातें करता हूँ, विद प्रूफ आपको चीज़ें बताता हूँ। बच्चे सब कॉन्टैक्ट में हैं मेरे अभी भी, सबके मैंने नाम और मेडिकल कॉलेजेस भी बताए। इनफैक्ट चैनल पे एक वीडियो भी है जिनमें से जिस वीडियो में मैंने इनमें से कुछ बच्चों के मेडिकल कॉलेजेस, उनके फोटोग्राफ्स, बच्चों के फोटोग्राफ्स, उनके क्रेडेंशियल्स, नाम सब मेंशन करे हैं अलोंग विद द रैंक्स। है ना? तो वो वीडियो भी आप वहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। तो भई जब इन बच्चों का हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है? तो आज का लेक्चर अभी यहीं कंक्लूड करेंगे। जितना अभी तक मैंने पढ़ा है इसको रिवाइज़ करना। यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे बच्चों कल सुबह। कल अगेन कंटिन्यू करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का, सुबह 7:15 बजे हमारा लेक्चर है। तो कल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कंप्लीट हो जाएगा अपना। पूरा अच्छे से डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हम कल कंप्लीट कर लेंगे। इनफैक्ट कंडक्शन ऑफ हार्ट भी हम देख लेंगे, किस तरह से इलेक्ट्रिक इम्पल्स का जनरेशन और कंडक्शन होता है हार्ट के अंदर। तो अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है बच्चों, एस नोड, एवी नोड, कोरोनरी सल्कस, कॉर्ड एटेंडिने, पेपिलरी मसल्स, बहुत बहुत सारी चीज़ें बाकी है। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।